हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा एक्सेल शीट में, और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में भी बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू ला देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसे अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 30 अक्टूबर 2018 है। मतलब इस फंड को लॉन्च होते होते 6.1 इयर्स हो चुके हैं। मतलब 6.1 इयर्स पुराना फंड है ये। तो इसका अगर कैटेगरी रिटर्न देखिए 6.1 इयर्स में, तो 24.21% तक का रिटर्न है। लेकिन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 6.1 इयर्स में, तो आपको 27.75% तक का रिटर्न मिला है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इस फंड कैटेगरी को करीब करीब 3 से 4% से बीट कर रखा है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा रिटर्न के मामले में कि कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 साल का अगर आप रिटर्न देखिए कैटेगरी का, तो 30.45% का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए 32.82% का रिटर्न, मतलब इससे 5 साल की कैटेगरी 5 साल में भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कंटिन्यूसली हर महीने, तो आप कर सकते हैं। करते हैं तो आपका 5 साल तक अगर आप करते रहते हैं तो आपका 60,000 रुपीज डिपोजिट होगा, और 60,000 रुपीज जब कन्वर्ट होकर बन गया होता है हो गया होगा 5 साल के बाद 1.52 लाख रुपीज। जी हाँ, अगर पैसा यहाँ पे डबल से भी ज्यादा हो गया है, वो भी 5 साल में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपोजिट होता 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज जब कन्वर्ट होकर बन गया होता 86,788 रुपीज। जी हाँ, तो आपका पैसा यहाँ पे देख पा रहे कि डबल से भी बहुत कम है। मतलब देख पा रहे कि मतलब पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है, गोल्ड से भी बेटर रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर एफडी किया होता तो आपका 60,000 रुपीज डिपॉजिट और 60,000 रुपीज आपका 5 साल पर कन्वर्ट होकर बन गया होता 72,007 रुपीज। तो देख पा रहे सिर्फ 12,000 रुपए ही बढ़े हैं, वो भी आप अगर आप 5 साल तक वेट करें तो आप देख पा रहे कि मतलब जमीन आसमान का फर्क है अगर आप कंपेयर करेंगे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का रिटर्न से और एफडी के रिटर्न से। तो डेफिनेटली आप देख पा रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी बन जाता है। रिटर्न बस इस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली एवो एवरेज रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब एवरेज एवरेज रिटर्न मिल ही रहा है। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे एवरेज रिस्क है। तो कैसे एवरेज रिस्क है आपको मैं यहाँ पे नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रिस्क एंड रिटर्न रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 3 साल का डेटा निकाल लेते हैं, लास्ट 3 साल का। तो बीटा बीटा बेसिकली आपको बताते हैं वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो देखा जाए अगर ये 1 से कम हो तो ठीक ठाक सा माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए इस पर्टिकुलर फंड का 0.86 है, लेकिन कैटेगरी का 0.81 है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे रिस्क जो है कैटेगरी से ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको वॉलेटिलिटी आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ज्यादा देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा क्योंकि रिस्क थोड़ा डेफिनेटली है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको रिटर्न भी वैसा ही दे रहा है। आपको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है, रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रहा है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न भी आपको ज्यादा दे रहा है। तो एक रीजनेबल चीज है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करें कैटेगरी से, उसी के बेसिस पे हम रिटर्न को जज करते हैं कि हाँ ये अच्छा खासा रिटर्न है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेफिनेटली रिस्क थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि देखिए आपका जो एवरेज रिटर्न है उसे कितना प्लस उसे कितना माइनस, वो जो एक रेंज बन जाता है उसी के बीच में आपको रिटर्न मिलता रहता है हर साल। तो ये एक जितना कम हो उतना अच्छा खासा आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर फंड का 15.66 है, और कैटेगरी देखा जाए 15.53 आसपास, ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा है, आपको इसमें वॉलिडिटी देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं नेगेटिव फीडबैक दे सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं दे सकता, क्योंकि रिटर्न इन्होंने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखे हैं, वो भी 3 से 4% से बीट कर रखा है, क्योंकि अच्छा खासा मार्जिन अगर आप देखें 6 ईयर्स में। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपए से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप अगर लमसम करना चाहते हैं 1000 रुपए से लमसम करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करें, कोई भी लॉक इन पीरियड कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी भी आप यहाँ से एग्जिट मार दिया। एम साइज की बात करें, इनका फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5,353 करोड़ रुपीज तक का एम साइज है। तो एम का एम होता क्या है, देखिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है आपको इसमें पता चलता है एम साइज से। तो यहाँ पे अगर एक एम साइज अगर कम रहता है तो यहाँ पे लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्वेस्टेड नहीं है, ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसका एम साइज कम रहता है। अगर एम साइज आपका ज्यादा हो जाता है ना, तो वहां पे फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एम साइज 5,353 करोड़ रुपीज है, वो भी
6 साल के हिसाब से तो मैं यहाँ पे एम साइज, परफेक्ट एम साइज बोलूंगा, कोई ज्यादा नहीं है कि कम नहीं। देखिए कम होना बुरी बात है, ज्यादा होना थोड़ा बहुत अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर लेता है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एकदम बढ़िया एम साइज है, तो यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव फीडबैक ही मान सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाला आपके फंड मैनेजर है, वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स के, इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो इसलिए एज ए मैनेजमेंट फीस उनको कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो वही होता है। तो आपका ये 1% से नीचे होना जरूरी होता है, कि देखिए लॉन्ग रन में लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है अगर 1% एक्सपेंस रेशियो है। तो मैंने एक जिस क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे उसको अच्छा खासा माना जाता है। तो देखिए 0.8 हो या 0.9% भी हो ना, वो लाखों करोड़ का डिफरेंस बन जाता है लॉन्ग रन में। अगर आप मैनेजमेंट फीस पे कर रहे हैं लॉन्ग रन में लाखों करोड़ों रुपीस, तो आपको भी खुद पेनफुल लगेगा। तो यहाँ पे 0.41% जो कि बहुत बड़ी एक्सपेंस रेशियो है, तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप मान लीजिए 1 साल से पहले आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, एग्जिट मान लिया, तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। मान लीजिए 1 साल से पहले एग्जिट मारा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। देखिए टैक्स आपको तब देना पड़ेगा जब इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो तब आपको जाकर देना पड़ेगा, वरना आप इग्नोर मार सकते हैं। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में एलोकेशन देखा जाए तो 27.88% का एलोकेशन है। स्मॉल कैप में इनका 66.37% का एलोकेशन है। लार्ज कैप में इनका 3.63% का एलोकेशन है। अदर्स में देखा जाए 2.1% का एलोकेशन है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज से शॉक हूँ कि इन्होंने एक जो थ्रेशोल्ड पॉइंट ले रखा है स्मॉल कैप में। आपने अगर सेबी की गाइडलाइन देखा हो तो 66 या 68% तक का ही आप मिनिमम आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रखना ही पड़ेगा अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पे अगर ये कैटेगरी से ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है, लेकिन इन्होंने मिनिमम यहाँ पे स्मॉल कैप में जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है उतनी तक ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और बाकी मिड कैप और लार्ज कैप या फिर अदर्स में कर रखा है। हाँ यहाँ पे डेफिनेटली मिड कैप में थोड़ा ज्यादा कर रखा है, यहाँ पे लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा करके मिड कैप में कम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप में तो कम नहीं कर सकते, कि थ्रेशोल्ड पॉइंट इन्होंने ले रखा है जो कि मिनिमम लेना चाहिए। लेकिन हाँ यहाँ पे रिस्क इनका कितना इतना ज्यादा कैसे हो पा रहा है, वही चीज मैं थोड़ा शॉक हूँ। लेकिन हाँ यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत ज्यादा रिस्क लेके चल रहे हैं, और मिड कैप में भी इनका ज्यादा एलोकेशन है, तो मिड कैप में लार्ज कैप में अगर कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मार्केट कैपिटल के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 22.8% का एलोकेशन है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 21.17% का एलोकेशन है। हेल्थ केयर सेक्टर में 15.13% का एलोकेशन है। कंज्यूमर साइकिल में 13.99% का एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 11.51% का एलोकेशन है। बेसिक मेटल्स में 7.51% का एलोकेशन है। कंज्यूमर डिफेंसिव में 2.34% का एलोकेशन है। रियल एस्टेट में 2.04% का एलोकेशन है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.28% का एलोकेशन है। और लास्ट में एनर्जी सेक्टर में 1.24% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है कि देखिए जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, उसमें टोटली डिपेंडेंट है। अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो ऊपर के जो 5 सेक्टर है वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे, आपके पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन के मामले में प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। फंड मैनेजर की बात करते हैं, यहाँ पे ताहिर बादशाह इनका एक्सपीरियंस है 7.85 इयर्स का। सेकंड है आदित्य खेमानी, इनका एक्सपीरियंस है 1.02 इयर्स का। तो देखिए एक फंड मैनेजर ना एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए आप इनके पास्ट रिटर्न ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही है जो आपको रिटर्न दिलवाएंगे, यही है जो इनकी स्ट्रैटेजी आप इसको फॉलो करेंगे। यही जो स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, आप इसी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप इनके अगर एक्सपीरियंस है तो आप इनके बारे में जान सकते हैं, इनकी हिस्ट्री ट्रैकिंग कर सकते हैं, कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है, इनका इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये सब चीजें आप पता लगा सकते हैं। तो ये एक थोड़ा जरूरी हो जाता है, यहाँ पे फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा फंड मैनेजर के मामले में। तो रेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे 4/5 रेटिंग है। देखिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना कुछ ज्यादा खराबी नहीं है। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड डेफिनेटली यहाँ पे रिस्की बना रहेगा, और आपको रिटर्न भी मैसिव मिल रखा है। 6 ईयर्स में 27.75% का रिटर्न बहुत ही मैसिव है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क तो डेफिनेटली बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम कर सकते थे। मिड कैप में एलोकेशन कम करके लार्ज कैप में थोड़ा बहुत बढ़ा सकते थे, और थोड़ा रिस्क भी कम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिस्क थोड़ा ज्यादा ले लिया। देखिए आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रिस्क एपिटाइट आपका ज्यादा है, तभी आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे रिस्क कम ले सकते हैं, ऐसा कोई स्मॉल कैप बता दो जिसमें कम रिस्क हो और रिटर्न आपको ज्यादा मिल सके, तो ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क, अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है और आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तभी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा।
और हाँ, अगर ओवरऑल इसका फीडबैक बताऊँ तो ओवरऑल एक बढ़िया सा फंड है, कोई ज़्यादा बेकार फंड नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छा फंड नहीं है। आप इसको अबव एवरेज फंड मान सकते हैं, बहुत बढ़िया फंड भी नहीं है, इतना ज़्यादा बढ़िया फंड नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी का। इसको आप थोड़ा-सा उससे कम मान सकते हैं। उससे अच्छा अगर आप देखेंगे तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, आपको बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड मिल जाएगा, क्वांट का भी मिल जाएगा स्मॉल कैप फंड, उसके बाद आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। तो देखिए क्वांट भी लगभग इससे थोड़ा-सा ज़्यादा और रिस्क हो जाता है क्वांट बेसिकली, इसलिए इससे ज़्यादा भी रिटर्न दे रहा है, तो डेफिनिटली रीज़नेबल है। लेकिन हाँ, क्वांट को तो आप इसको हटा सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क में भी रिस्क ले रहे हैं तभी आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, वरना आप नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आप जा रहे हैं तो डेफिनिटली आपका रिस्क एप्टाइट और भी ज़्यादा हाई है, तब आप जाके स्मॉल कैप क्वांट के स्मॉल कैप फंड में जाएँगे। लेकिन हाँ, उससे थोड़ा-सा कम रिस्क लेके लेके चल रहे हैं तो आप इस ये वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड में। लेकिन हाँ, प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करके करिएगा, लार्ज कैप और मिड कैप भी लीजिएगा, ये नहीं कि आपने सिर्फ स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जब मार्केट नीचे जाएगी ना, बड़ी तेजी से ये नीचे जाता है। तो इसलिए ये चीज़ दिमाग में रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टाइम फ्रेम अगर आपके 7 से 10 साल है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया। ओवर डाइवर्सिफाई से भी बचिएगा और अंडर डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहिए, मतलब डाइवर्सिफाई होना जरूरी हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी हो जाता है। तो ये आप खुद रिसर्च करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया भाग के जाके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।